हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेपी। आज चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं पहले क्या करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा देती हूँ, देन आपका इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप अपनी बुक ओपन करें, जो भी मैं अंडरलाइन करते चल रही हूँ, आपको समझाते चल रही हूँ, आप उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लें। ठीक है, बिकॉज चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं समझना है कि आपकी क्लास 9th में है, बिकॉज ये आपको इसलिए समझना है कि आप जब तक किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो जाते, कोई फाइनली एक जॉब नहीं ले, क्योंकि पढ़ाई का मेन मोटो क्या होता है कि आपको एक जॉब लेना है। ठीक है, आज नहीं तो कल आप जब फाइट करने बैठेंगे कंपटीशन में, तो वहाँ पर भी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, और जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर है आपका, जिसमें आपको पढ़ना है सेल्स के बारे में। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक ही वर्ड होता है, वो होता है सेल्स। मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग होती है, उसका जो एक तरीके से कह सकते हो कि बर्थ होता है, जहाँ से वो बनता है, तो वो कहाँ से बनता है, प्रोड्यूस होता है सेल से। ठीक है, बिकॉज छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, इन सेल्स से मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं। इन टिश्यूज से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गेन्स बनते हैं, और इन्हीं ऑर्गेन से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गेनल सिस्टम बनते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसी से फिर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक बॉडी बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पूछें कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी कहाँ से हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, सेल्स से होती है। ठीक है, अब देखो ये जो सेल है ना, रॉबर्ट हुक है, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेल को क्या बोला, एक लिटिल रूम बोला। क्या बोला, लिटिल रूम बोला। और इन्होंने ये सेल की डिस्कवरी की, किस ईयर में की, 1665 में की। किससे किया इन्होंने, तो डेड कॉर्क से किया। ठीक है, व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, और इसे क्या बोलते हैं, कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क मीन्स डेड कॉर्क। जो आपने ट्री देखा होगा, पेड़ देखा होगा, जब वो सूखा हो जाता है तो उससे एक छाल निकलती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। और ये कैसा कॉर्क है, डेड कॉर्क है। इसका मतलब जो रॉबर्ट हुक ने खोज की, वो कैसा सेल था, वो डेड सेल था। ठीक है, लेकिन जो एवी ल्यूवेनहॉक ने किया, वो कैसा था, लिविंग सेल था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि सेल की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द सेल, देन आपका आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, देन आपका आंसर जाएगा एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आपको जो पॉइंट नोट करना है वो ये है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर नोट करना है वो ये है, सेल के बारे में सबसे पहले। ठीक है, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. ठीक है, ल्यूवेनहॉक 1664 with the improved microscope discovered the first living cell in pond water for the first time. यहाँ पर बात की गई है सब किसने किसको डिस्कवर किया, तो नोट कर लेना है आपको। सेल को डिस्कवर किया किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लिविंग सेल को डिस्कवर किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर, उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किया किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, देन आता है प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। क्लियर, एंड लास्ट आता है आपका हु कंपोज द सेल थ्योरी, हु कंपोज द सेल थ्योरी। देन देयर आर 2 बायोलॉजिस्ट व्हिच नेम इज स्लीडेन एंड स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी दी थी। क्लियर हो गया, कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए कि इन्होंने किसकी खोज की। अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स नोट करने हैं वो, हाँ इतना हो गया। फिर आपको पॉइंट नोट करना है, यहाँ पर देखो माइक्रोस्कोप बना हुआ है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप, देन आपका आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। बट अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात आती है, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की किसने,
रॉबर्ट हुक ने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की किसने, तो आप बोलोगे एवी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करना है वो आपको ये नोट करना है कि ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड बाय माइक्रोस्कोप यूनिट्स कॉल्ड एज सेल। ठीक है, अब सेल क्या होता है, सेल होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसका, लाइफ का, जिससे एक लाइफ फॉर्म होती है, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अ सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, देन आपका आंसर क्या होगा, साइटोलॉजी पर जाएगा। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, सेल was first discovered by Robert Hooke in a thin dead slice of cork in the year 1665 and first living cell was discovered by Avi Leeuwenhoek in 1674. Protoplasma is an aggregate of various chemicals such as water, ions. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है किसकी, सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी किसने दिया, तो आप बोलेंगे इट वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट स्लीडन एंड स्वॉन। क्या थी ये सेल थ्योरी, इन्होंने दो सेल थ्योरी दी। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय बिरचाउ। बिरचाउ ने तो सेल डिवीजन किया था, आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि सेल थ्योरी। ठीक है, बट जो मेन चाहेगा आपका वो स्लीडन एंड स्वॉन ही है जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो क्या थी वो थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स जो भी नया सेल बनता है वो अपने से पुराने वाले सेल से प्रोड्यूस होता है। मीन्स मान लो ये प्रीवियस सेल हो गया, इससे ये दो सेल प्रोड्यूस हुए, फिर इससे ये दो सेल प्रोड्यूस हुए, इससे ये दो सेल प्रोड्यूस हुए। मीन्स कहीं ना कहीं ये प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे एराइज हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से एग्जिस्ट किए हुए हैं सेल, उन्हीं से ही मल्टीपल सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पहली थ्योरी थी सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये नोट करना है। दूसरा, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी क्या है, सेल थ्योरी का पार्ट है। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हो गया सेकेंड पॉइंट सेल थ्योरी का। थर्ड पॉइंट, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो 3 सेल थ्योरीज हैं गिवन बाय स्लीडन एंड स्वॉन। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होती है, वायरसेस पर अप्लाई नहीं होती है, तो आप इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेल की। ठीक है, तो जब भी हम टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे तो सेल हमारा 2 टाइप्स का होगा, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर, यूनी से ही समझ आ रहा होगा, यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें सिंगल सेल पाया जाता होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनके एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल हो गया, पैरामीशियम हो गया, चेल्मिडोमोनास हो गया। ठीक है, तो ये सब जो हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ठीक है, तो ये सब आते हैं किस में, अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर आते हैं बिकॉज दे हैव सिंगल सेल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, मल्टी मीन्स होता है मेनी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, मल्टी सेल हो, लार्ज नंबर ऑफ सेल हो, वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। अब हम इस डिफरेंस को देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको क्या करना है, बेसिक इनके कैरेक्टरिस्टिक बेस पर इनका डिफरेंस याद करना है। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन्स मैंने आपको क्या समझाया, हु हैव सिंगल सेल, that organism known as unicellular organism। ठीक है, have single cell, have large number of cells। ठीक है, जब सेल नंबर की बात हो रही है। फंक्शंस कैसे करेंगे, सॉरी, अब जिनके पास एक सेल है वो उसी से तो परफॉर्म करेंगे।
आपने देखा होगा अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके पास केवल पैर है तो वो पैर से ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके पास हैंड है पैर नहीं है तो वो हैंड से ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब इनके पास सिंगल सेल है तब ये सारे फंक्शन किससे परफॉर्म करेंगे, इसी सिंगल सेल से करेंगे। देन आप क्या लिखेंगे, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, ठीक है। बट अब जब मल्टीपल सेल है, कहता है ना कि जितने हमारे पास एक तरीके से कहेंगे कि जितने मटेरियल्स होते हैं, है ना, उतना ही हमारे पास उनको यूज करने के तरीके भी होते हैं। तो यहाँ पर जब सेल्स हैं तो डिफरेंट सी बात है कि अगर सेल्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उनके यूज भी होंगे, है ना। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, मीन्स अलग अलग फंक्शंस के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए पता है कि हाँ यही सेल्स वर्क करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, ये हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में वो परफॉर्म नहीं होता है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन परफॉर्म होता है डिफरेंट फंक्शन में, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें, इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, यहाँ पर एक ही सेल से रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल होंगे जिसे हम जर्म सेल बोलते हैं, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन कैसा होगा, शॉर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है, उसकी बॉडी के एक ही सिस्टम वर्क कर रही है ना, तो लाइफ स्पैन कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और जिसके बहुत सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्ली, वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंगल सेल तो ये शॉर्ट टाइम, और यहाँ पर मल्टीपल सेल है तो लॉन्ग टाइम इनको मिल जाएगा। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट, फंगी एंड एनिमल, ठीक है। तो हम ह्यूमन बीइंग भी किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ये तो हो गया, ऑर्गेनिज्म आर द टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। बट अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप और ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो कितने टाइप्स के सेल होते हैं, 2 टाइप्स के, प्रीकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है, अब यहाँ पर साइज की बात हो रही है, तो अल्फाबेटिक अगर हम बात करते हैं तो पी पहले आता है ना। यूकैरियोटिक, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहा, यू, ई यहाँ पर साइलेंट है, यूकैरियोटिक। अल्फाबेटिक प्रोनाउंसिएशन में आप देखते हैं पी पहले आता है, यू बाद में आता है। तो जो बाद में आएगा उसको आप क्या समझेंगे, हमेशा कंफ्यूज नहीं होंगे, लार्ज इन साइज, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैसा होगा, वेरी माइनर इन साइज, यानी कि बहुत छोटा होगा। तो इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, वेरी माइन्यूट इन साइज, बहुत ही छोटा होता है, अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं माइक्रोमीटर में होता है। फेयरली लार्ज इन साइज, ये इसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक क्या होता है, लार्ज होता है। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रीजन यानी कि न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिससे सराउंडेड होता है। तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। क्लियर। प्रोकैरियोटिक ऑलवेज कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बट जो यूकैरियोटिक होते हैं वो मे भी यूनी हो सकते हैं और मे भी वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब एक पॉइंट याद रखना, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट एब्सेंट है दैट मीन्स यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होंगे, और एब्सेंट नहीं होंगे तो एक आध ही प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर फुली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेल डिवीजन यहाँ पर कैसे होगा, किस टेक्निक से होगा, फिजन टेक्निक से या बडिंग टेक्निक से होगा। यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो कि याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है बैक्टीरिया, और इसका ऑल प्लांट एंड एनिमल्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक का एक एग्जाम्पल और दें तो जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, तो ऑस्ट्रिच किस में आएगा, यूकैरियोटिक में आएगा, ठीक है। और पाइन ट्री वो भी यूकैरियोटिक में ही आएगा। बट अगर हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो सब प्रोकैरियोटिक में आएंगे। क्लियर। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बेसिक इसका लेना है, कैरेक्टरिस्टिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और देन आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, एक पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया था उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
है ना। देखो प्रॉपरली आपको नोट्स में क्या करना है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो मैंने आपको बोला था कि बॉक्स में लिखा हुआ है ना, बुक में बॉक्स में जो लिखा हुआ है कि सेल्स की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की किसने की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पुरकिंजे ने किसकी डिस्कवरी की, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। फिर आपने सेल थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देन आप टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म की स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, और आप इनकी तो ले ही चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो सेल शेप की, ठीक है। सेल शेप की बात हो रही है कि मीन्स जो सेल है उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है। तो सेल्स आर वेरिएबल शेप्स एंड साइज में होते हैं, ठीक है। सर्कुलर होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जनरली सेल्स आर spherical but they may be elongated, branched, discoidal, spindle shaped, ठीक है। मीन्स मतलब जनरली जो हमेशा सेल्स को देखा जाता है कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, मीन्स स्फेयर के शेप में होते हैं। बट जैसे कि नर्व सेल बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नर्व सेल होता है, नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जिससे बना होता है नर्व सेल से, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है। पिगमेंटेड की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेल कैसा होता है, ब्रांच में होता है। आरबीसी जो हमारी बॉडी में होती है, रेड ब्लड सेल, वो कैसी होती है, डिस्क्वाइडल होती हैं। इसी तरीके से अगर हम मसल सेल की बात करें तो वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्ड होते हैं सेल्स के, ठीक है। यहाँ पर आपको इनकी मिल जाएगी। क्वेश्चन है नर्व सेल का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तब आप आंसर किसे करेंगे, नर्वस सेल की बात करेंगे, ठीक है। नर्व सेल की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ही बड़ा सेल होता है ये ह्यूमन बॉडी में, नर्व सेल, ठीक है। और छोटे की अगर बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तब आप बोलेंगे अगर फीमेल बॉडी है तो स्पर्म, सॉरी मेल बॉडी है तो स्पर्म, फीमेल बॉडी है तो ओवम, ठीक है। तो फीमेल बॉडी में स्मॉलेस्ट हो जाएगा ओवम और मेल बॉडी में स्मॉलेस्ट हो जाएगा स्पर्म, और दोनों ही बॉडी में अगर लार्जेस्ट सेल की बात कर दिया तो नर्व सेल होगा, ठीक है। ये हो गई जब मेंशन है ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। जब मेंशन नहीं है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, तब आप क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग कैसा होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। ये क्या दिखाया गया, टाइप्स सेल के साइज दिखाए गए हैं, किस कैसे होते हैं, उनके शेप्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको शेप्स दिखाया गया है। अब यहाँ पर है सेल शेप आपने देख लिया, सेल साइज अब आप देखना है। साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है सेल के साइज, ठीक है। सम आर माइक्रोस्कोप वाइल सम आर विजुअल विद नेक्ड आइज। कुछ तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और कुछ हम उन्हें अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं, और इनके जो साइज होते हैं वो वेरी करते हैं 0.2 माइक्रोमीटर टू, जो माइक्रोमीटर है, टू 18 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं नर्व सेल की, नर्व सेल, ठीक है, ये कितना लॉन्ग होता है, ये 90 सेंटीमीटर होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी बुक में इसे 1 मीटर लिया गया, ठीक है। अदरवाइज ये 90 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी साइज की बात की जाए, साइज ऑफ टिपिकल सेल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम 20 to 30 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 13 सेंटीमीटर वाइड होता है, और वेट कितना होता है उसका 1.4 kg होता है। लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, नर्व सेल, अप टू 1 मीटर होता है। स्मॉलेस्ट सेल फार नोन एज पीपीएलओ, एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ निमोनिया जो डिसीज होता है कॉज करते हैं उसको। तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, यानी कि इसे माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल में आएंगे। जब भी लार्जेस्ट सेल बोलेगा तो ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल बोलेगा तो पीपीएलओ, और लॉन्गेस्ट सेल बोलेगा तो नर्वस सेल। बट अगर आपसे मेंशन कर दिया जाए ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल, तो आप बोलेंगे स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल,
अब यहाँ पर बात हो रही है कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, लाइक हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट पंपिंग का काम कर रहा है, ठीक है, और ब्लड हो गए जो कि ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देयर इज एन अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन eukaryotic cell as they all got certain specific component called cell organelles. Each of them perform a specific function. All three basic component of all the cells are, basic component की बात की जाए cells की तो वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। अब देखो प्लाज्मा, जब भी मेम्ब्रेन दिख जाए ना आपको हमेशा समझना है एक पतली सी झिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, एक लिक्विड है, फ्लूइड है। ठीक है, कैसा है, कलरलेस फ्लूइड है। न्यूक्लियस तो आप सबको पता है जिसमें डीएनए पाया जाता है, और साइटो, कहीं पर भी साइटो वर्ड मिल जाए तो आप क्या समझेंगे, इसको सेल से समझेंगे। ठीक है, साइटो को किससे समझेंगे, सेल से समझेंगे। तो साइटो को सेल बोलेंगे और प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड, यानी कि जो एक तरीके से फ्लूइड है कहाँ पर, सेल में, तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने क्या बोला, एक ये थिन झिल्ली की तरह होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable in nature, means it allow or permits the entry or exist of some materials in and out of the cell. means मान लो एक ये बॉडी है, बॉडी में ये सेल्स हो गया, सेल्स के जस्ट ऐसे ही चारों तरफ क्या लगा होता है, सेल मेम्ब्रेन लगा होता है। तो कौन से मटेरियल्स को एटमॉस्फेयर से इंटर करना है, कौन से मटेरियल्स को बॉडी के साइड से आउट करना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है, जिसे सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। मीन्स सिलेक्टिवली वो सिलेक्ट करता है कि किस चीज़ को, किस मटेरियल्स को अलाउ करना है, किसको परमिट करना है कि वो एंट्री करे या एग्जिट करे। ठीक है, इन और आउट द सेल। समझ आ गया होगा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल व्हिच सेपरेट द साइटोप्लाज्मा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अब यहां पर देखो ये है, यहां पर आपको सेल वॉल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेल वॉल है। जस्ट इसके बाद की जो लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हो गया आपको, इसमें एक बारीक सा ये सेल वॉल दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट, और उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो ये अंदर वाला पार्ट है ना। तो जो ऊपर वाली लेयर है वो सेल वॉल होगी, जो नीचे वाली लेयर हो गई वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। और आप देखेंगे ये क्या है, साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा इसमें फिल है, तो साइटोप्लाज्मा को सेपरेट करता है ये। ठीक है, तो वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल व्हिच सेपरेट द साइटोप्लाज्मा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, तो पहले सेल वॉल प्रेजेंट होता है, आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि सेल वॉल जो होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। क्लियर हो गया। देन यही लिखा हुआ है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। क्लियर। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेयर प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड। किसके बने होते हैं ये, प्रोटीन एंड लिपिड्स के बने होते हैं, जहां पर प्रोटीन जो होता है वो सैंडविच होता है टू लेयर्स ऑफ लिपिड के बीच में। ये लिपिड्स हो गए और इनके बीच में प्रोटीन सैंडविच्ड होता है। ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन
gave the fluid mosaic model of plasma membrane. Who gave? Singer and Nicholson gave the fluid mosaic model of plasma membrane. It is flexible and can be folded, broken and reunited. क्लियर हो गया। तो आपने देखा है कि प्लांट में आपने कोई डाली उसकी देखी होगी, टहनी देखी होगी, ब्रांचेस देखी होंगी, आप उनको खींचते हैं ना, उसमें एक लचक होता है। वो किसके कारण होता है? टिश्यूज के कारण होता है, बट वहाँ पर प्लाज्मा भी होता है जिसकी वजह से उनमें क्या होती है? लचक होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इनका फंक्शन भी देख लो क्या होता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे भी मैंने बोला कि इनसाइड कौन से मटेरियल्स को करना है और आउटसाइड कौन से मटेरियल को सेंड करना है, ये कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दैट्स वाई इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोनेंट कंपोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये मेंटेन भी करता है डिस्टिंक्ट कंपोजिशन सेल को। ये 2 पॉइंट्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के रूप में याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। 2 वेज होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन कब होता है? जब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो होता है मटेरियल, तब वो डिफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल, जब आपने वाटर बॉयल होने के लिए रखा तो देखते हैं फ्लेम नीचे से जा रही है, तो नीचे से जा रही है तो बाउल में नीचे फ्लेम बहुत तेजी से लग रहा है ना, यानी कि हीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? बाउल में, बॉटम में हो रहा है। तो बॉटम में आप देखेंगे पानी जल्दी हीट होता है। जैसे ही वाटर हीट होता है तो वो क्या करता है? बबल्स बन के ऊपर की ओर जाने लगता है। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा हुआ? हाई हुआ। उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर कैसे हुआ? लो हुआ। तो हाई से लो की ओर जब ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो वही पॉइंट्स लिखा हुआ है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन, नो सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। यहाँ पर कोई सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन लाइक दिस इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें दोनों ही पार्टिकल्स, जो सॉल्वेंट हैं जो सॉल्यूट हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मतलब समझे, जैसे वाटर एंड एक तरीके से वाटर एंड सॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक साथ डिफ्यूज होंगे। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मूव। द मूवमेंट इज थ्रू अ सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करेंगे, सॉल्यूट नहीं मूव करेगा। किसमें? ऑस्मोसिस प्रोसेस में। ठीक है, इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 सॉल्यूशंस। तो ऑस्मोसिस आपको और डिफ्यूजन दोनों ही प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इनकी डिफिनेशंस नोट करोगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, जो हायर, कभी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से लोअर में ट्रांसफर दिखे आपको तो हमेशा समझना है यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस देखो। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स का मतलब होता है जो हाई क्वांटिटी में होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। सॉल्वेंट का मतलब जो हाई क्वांटिटी में, जिसमें डिसॉल्व होना है, लाइक वाटर। और सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसको उसके अंदर डिजॉल्व होना है, लाइक शुगर। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? मूवमेंट ही हो रहा है, बट किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का हो रहा है, सॉल्यूट का नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का हो रहा है। कैसे हो रहा है? हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ही ओर हो रहा है, बट किसके थ्रू हो रहा है? तो यहाँ पर सेमी प्रियम्बल के थ्रू हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक मीडियम, एक चैनल है जिसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। बट डिफ्यूजन में कोई चैनल, कोई भी मीडिया नहीं होता है, उसमें वो डायरेक्टली फ्लो कर जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो आपने क्या देखा? ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट हो रहा है वो हायर टू लोअर और लोअर टू हायर दोनों ही साइड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बट डिफ्यूजन में हमेशा हायर टू लोअर ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है,
ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज यहाँ पर केवल और केवल सॉल्वेंट ही डिफ्यूज हो रहे हैं ना, यही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वन प्लेस टू अनदर, बट सॉलिड तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसे डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट का भी नाम आप दे सकते हैं। इंडोमोसिस एंड एक्सोमोसिस, देखो जब इन और एक्स की बात है, एक्स का मतलब आउटसाइड आपको क्लियर ही हो रहा होगा, और इन का मतलब इनसाइड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, मींस ये सेल हो गया और ये सॉल्वेंट हो गए, जब इनका मूवमेंट सेल की ओर हो रहा है, ठीक है, सेल के इनसाइड हो रहा है, तो ये इंडोमोसिस कहलाएंगे, ठीक है। और जब एक्सोस्मोसिस होंगे तो ये सेल्स से आउटसाइड की ओर ट्रांसफर होंगे, मूवमेंट कैसा होगा, आउटसाइड द सेल होगा, तो ये एक्सोस्मोसिस कहलाएंगे, ठीक है। तो इंड का मतलब इन कहीं पर भी, इंट्री का मतलब अंदर जाना, एग्जिस्ट, तो एग्जिट का मतलब बाहर आना, तो एक्स वर्ड कहीं पर भी दिख जाए आपको समझना है आउटसाइड से, ईएन वर्ड कहीं भी दिखेगा तो आपको इनसाइड ही समझना है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सेल, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है, बहुत ही इजी पॉइंट है, ठीक है, समझेंगे हम इसको। देखो यहाँ पर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। एक ही चीज आपको यहाँ पर समझना है, देखो अभी, और एक्सोस्मोसिस और इंडोस्मोसिस। अब इंडो में देखो दोनों क्या हो रहे हैं, इनसाइड जा रहे हैं, ठीक है। एक्सो में आप देखो दोनों ही आउटसाइड जा रहे हैं, समझ आ गया। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, इंडो का मतलब अंदर जाना। अब जो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ये क्या है, इनके बारे में देखो, क्लियर। तो अब हमें क्या देखना है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक की डिफिनीशन देखनी है। क्लियर हो रहा होगा आपको यहीं पर, देखो है ना, ये जो शो हो रहा है नीचे ना, इसका भी तो मीनिंग है, अब यहाँ से ही समझ लो। हाइपर वर्ड का मतलब कहीं पर भी ओ जाए, इसका मतलब आपको समझना ओवर से, हाइपर का मतलब ओवर से समझना है, मीन्स जब आउटसाइड का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड से ज़्यादा होगा, है ना, आउटसाइड सॉल्यूशंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनसाइड से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट, अब हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, लोअर यहाँ पर है ना, और ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, लोअर टू हायर, तो ये क्या हो रहे हैं, वाटर बाहर की ओर निकल रहा है ना, वाटर ये रिलीज कर रहा है। तो जब ये बहुत ज़्यादा ही वाटर रिलीज कर जाएगा तो ये देखो यहाँ पर कैसे हो गए, श्रिंक हो गए, आरबीसीज कैसे हो गए, श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए एकदम, ठीक है, समझ आ गया। हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपो का मतलब ये होता है कम, अब कम है तो दैट मीन्स इसको नीड है, और नीड है तो ये इनसाइड है ना, तो इनसाइड की ओर जाएगा, यानी कि वाटर कहाँ जा रहा है, अब इनसाइड जा रहा है। तो जब इसमें बहुत ज़्यादा ही वाटर हो जा रहा है तो आरबीसीज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, स्वेल इन कर जा रहे हैं, यानी कि वो उनमें स्वेलिंग आ जा रही है। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेस वाटर हो जा रहे हैं। बट आइसोटोनिक सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो इन है और आउट है दोनों का कंसंट्रेशन इक्वली मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आरबीसी एकदम बेटर कंडीशन में है। तो यही आपको डिफिनीशन लिखनी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मींस यहाँ पर देखोगे तो इन और आउट इक्वल है, ठीक है, तो ये कैसे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड। आउटसाइड सेल का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, मोर देन द इनसाइड है। ड्यू टू दिस सेल लूजेज वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है, सेल क्या कर रहा है, वाटर को लूज कर रहा है, बहुत ही हाई क्वांटिटी में लूज कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, वो प्लाज्मोलाइज्ड बन जाएगा। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, मीन्स वो कैसा कर रहा है, आरबीसी कैसा हो रहा है, श्रिंक कर जा रहा है। श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, इसको क्या बोलोगे, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात, हाइपो की बात करते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल, जब अब आउटर साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लेस दैन द इनसाइड है, देन क्या होगा कि वाटर का फ्लो इनसाइड की तरफ होगा, देन सेल्स स्वेल अप एंड बर्स्ट ड्यू टू एक्सेसिव एंड
ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेसिव वाटर का फ्लो होगा, इसलिए कैसा कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा तो बस्ट कर सकता है। ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आपको 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस मिल गए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ सेल ऑर्गेनल्स, आप इसको एक नोट कर लो ऐसे ही, सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या पढ़ना है आपको सेल ऑर्गेनल्स में, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। तो ये सब पॉइंट्स हम पढ़ेंगे किसमें, सेल ऑर्गेनल्स में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे करेंगे। तब तक आप इसी वीडियो को एंजॉय करिए, पढ़िए, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।